हेलो एवरीवन। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था बेसिकली ये सारी चीज़ें है ना। अगर देखो, अगर पिछले वीडियो देखा हो तो हमने इतना सारा डिस्कस कर लिया था, मतलब जितनी बेसिक बेसिक चीज़ें हैं पॉलिनोमियल के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो अब इस वीडियो में हम लोग काफ़ी और अच्छे से पॉलिनोमियल को पढ़ेंगे, ठीक है। अब इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, लेक्चर 2 में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो देखो अब हम लोग बात करेंगे एकदम अच्छे से फिर से पॉलिनोमियल के ही बारे में, क्योंकि हमारा चैप्टर ही पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो देखो, अगर अब बात करा जाए बहुपद के बारे में, है ना, हमने बहुपद का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है, बहुपद किसको कहते हैं, है ना, कैसे लिखेंगे, इसमें टर्म क्या होता है ना, डिग्री क्या होता है, उसके बारे में हमने बात करा है। लेकिन एक बार अब हम और अच्छे से पॉलिनोमियल को पढ़ रहे हैं, है ना, पॉलिनोमियल। तो अब देखो, अगर पॉलिनोमियल मैंने पीछे बता दी कि पॉलिनोमियल हम कहेंगे किसको, ठीक है, तो वो जा करके देख सकते हो। लेकिन अब पॉलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ना, अब उसको हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने बोला था कि पॉलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट करेंगे पी ऑफ एक्स से, जहाँ पे हमारे पास पी क्या है तो बताएगा कि एक पॉलिनोमियल, ठीक है। ये क्या बताएगा, तो एक पॉलिनोमियल के बारे में बात कर रहा होगा। पी किसके लिए है, तो पॉलिनोमियल, पी मीन्स पॉलिनोमियल। और यहाँ पे x का मतलब क्या है, तो x बता रहा है कि हम जो भी पॉलिनोमियल बनाएंगे उसमें ये वेरिएबल होगा, यानी चर होगा, ठीक है। उस पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल होगा, जो चर होगा, वो क्या होगा, x होगा। यानी हम जो भी बहुपद लिखने वाले हैं उस बहुपद में जो चर होगा वो क्या होगा, x होगा, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो, हम पॉलिनोमियल को लिखते कैसे हैं, तो p ऑफ x इक्वल्स टू a x का पावर n, ठीक है, प्लस b x का पावर n माइनस वन, प्लस c x का पावर n माइनस टू, प्लस d x का पावर n माइनस थ्री, एंड सो ऑन। ये आगे ऐसे ही चलता जाता है, ठीक है। यदि एक चीज देखो तो यहाँ पे क्या हुआ है ना, कि सबसे जो हाईएस्ट यहाँ पे पावर दिख रहा है इस चर का जो भी हमने बहुपद लिखा है, उस बहुपद में जो चर का सबसे हाईएस्ट पावर है वो क्या है, तो n है। और यही हाईएस्ट पावर क्या कहलाएगा, इस बहुपद का डिग्री यानी घात कहलाएगा। तो बहुपद का घात क्या होता है, तो उस बहुपद के चर का सबसे उच्चतम घात। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि बहुपद का घात किसे कहते हैं, तो याद रखना, बहुपद का घात, अगर तुमसे कोई पूछे कि बहुपद का घात कितना है, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ओके, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ओके। अगर पूछे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है, तो याद रखना, बहुपद के चर के, बहुपद का यानी बहुपद के चर के उच्चतम घात को, उच्चतम घात को ही बहुपद का घात कहते हैं, ठीक है। उच्चतम घात को ही बहुपद का घात कहते हैं। आई होप ये बात समझ में आया है। यानी अगर मैं पूछूं कि बताओ इस बहुपद का घात कितना है, तो क्या बोल दोगे, n बोल दोगे। और एक बात ध्यान रखना, पावर को हमेशा घटते हुए क्रम में सजाना है। कोई भी पॉलिनोमियल लिखोगे ना, तो पावर के अनुसार से उसको घटते क्रम के अनुसार में सजा कर लिखना है पॉलिनोमियल को। हम लोग आगे उसको देखेंगे भी, ठीक है। एक तो हमारे पास तरीका ये हो गया रिप्रेजेंट करने का, या कभी कभी ना इसको ऐसे भी दिखाया जाता है, या f ऑफ x। अब यहाँ पे f क्या डिनोट कर रहा है, तो अगेन एक पॉलिनोमियल को डिनोट कर रहा है, यानी बहुपद को डिनोट कर रहा है, जिसका चर क्या होने वाला है, x होने वाला है। यानी इस बहुपद का चर क्या होगा, ये x हो जाएगा, ठीक है, ओके। जिसका चर क्या होगा, x होगा। इसको कभी कभी हम लोग दिखाते हैं लाइक f ऑफ x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, देखो कोई इशू नहीं कि यहाँ पे f रहेगा, p रहेगा, तुम मानो तो a मान सकते हो, b मान सकते हो, c मान सकते हो, कोई इशू नहीं। वो सारे के सारे जो तुम एक्सप्रेशन लिखोगे वो बहुपद को दिखा रहा होगा। यहाँ पे मान लो मैंने u रख दिया, तो अब मैं जो बहुपद लिखूंगा उसमें जो चर होगा वो u होगा। हालांकि इस पर भी हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल्स को लेकर के, और क्लैरिटी आ जाएगा जिससे कि, तो कभी कभी इसको दिखाने का तरीका ऐसा भी होता है, ठीक है। लाइक मान लो कि हमारे पास ये है an, तो यहाँ पे इसके पैर में जो लिखा हुआ है ना, इसके नीचे जो लिखा हुआ है वो यहाँ पे आ जाता है ऊपर में। अब जैसे मैं एक कम कर दूं n माइनस वन, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का पावर n माइनस वन, प्लस a n माइनस टू, एक्स का पावर n माइनस टू,
प्लस ए एन माइनस थ्री एक्स का पावर एन माइनस थ्री। अब एक समय ऐसा आएगा ना, एक समय ऐसा आएगा जब क्या हो चुका होगा, अब ये n से खत्म हुआ है, यानी एक समय ऐसा आएगा कि ये जब जीरो हो जाएगा और यहाँ पे भी x का पावर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी तो एक समय ऐसा आएगा जब यहाँ पे x का पावर जो यहाँ पे जो भी कुछ बना होगा, यहाँ पे कोई तो कोई ना टर्म बना होगा और यहाँ पे x क्या हो चुका होगा, n माइनस एन, यानी x का पावर जीरो यहाँ पे भी हो चुका होगा। देखो n से घटते घटते गया, यहाँ पे भी क्या हो गया, n माइनस जीरो हो गया। तो यहाँ पे भी तो कोई ना कोई टर्म आया होगा ना, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो भी मेरा चीज आया, ये ए नॉट अगर है तो x का पावर जीरो कहने का मतलब क्या है, 1। यानी ये वाला जो मेरा टर्म है ना, एक आखिरी वाला जो टर्म है, हमेशा आखिरी टर्म क्या बताता है, वो अचर होता है। आखिरी टर्म क्या होता है, तो कांस्टेंट टर्म होता है। वो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, यानी कि वो अचर पद होता है, ठीक है। आखिरी टर्म जो होता है, आखिरी पद क्या होता है, उसको हम अचर पद कहते हैं। बाकी सब ओके हो गए है, बाकी कोई अचर नहीं। यहाँ पे भी ये हमारा जो आखिरी वाला टर्म है उसको हम क्या बोल देंगे, अचर पद हो जाएगा। यानी अचर पद को हमेशा कहाँ लिखना है, तो लास्ट में लिखना है। पहले वेरिएबल्स को लिख लेना है, वेरिएबल्स वाले टर्म को, फिर अचर पद को कहाँ लिखना है, तो लास्ट में लिखना है, ठीक है। आओ इसको हम और अच्छे से समझते हैं। अब देखो यहाँ पे जो भी मैंने ए एन माइनस वन लिखा है, या फिर ऊपर में यहाँ पे जो भी मैंने ए बी सी करके लिखा है ना, अब हम लोग चलो इसी को हम लोग रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक है। हम लोग इसी को रेफरेंस देंगे, है ना, ताकि अच्छे से समझ में आए। चाहो तो तुम इसको भी रेफरेंस दे सकते हो, कई कई लोग इसको भी रेफरेंस देंगे, कई टीचर्स। वो तो यहाँ पे भी हम दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आ जाओ हम लोग इसको रेफरेंस लेकर के चलते हैं ना, ताकि ये नीचे में जो n माइनस वन एन टू लिखा है उसको देख करके कोई इशू ना हो। चलो ठीक है, तो हम लोग रेफरेंस किसको लेकर के चलेंगे, इसको p ऑफ x इज इक्वल्स टू a x का पावर n प्लस b x का पावर n माइनस वन प्लस c x का पावर n माइनस टू प्लस d x का पावर n माइनस थ्री एंड सो ऑन। एक लास्ट में हमारे पास कुछ ना कुछ यहाँ पे आएगा टर्म, है ना। और यहाँ पे x का पावर क्या हो चुका होगा, जीरो हो चुका। बहुपद का घात मैंने बता दिया है कि सबसे उच्चतम घात, जो भी हम बहुपद लिख रहे हैं उसमें चर का जो सबसे हाईएस्ट डिग्री यानी पावर या घात है, एक्सपोनेंट जो भी है, वो क्या हो जाएगा, हमारा बहुपद का घात कहलाएगा, ठीक है। देखो अब मैंने बोला कि यहाँ पे जो भी दिख रहा है ना, लाइक ये पहला चीज क्या है हमारे पास, तो ये है हमारे पास पहला। तो देखो तो पहला क्या है, ए एक्स का पावर एन, तो ये ए एक्स का पावर एन। दूसरा चीज क्या है, बी एक्स का पावर एन माइनस वन। तीसरा चीज क्या है, सी एक्स का पावर एन माइनस टू। चौथा क्या है, डी एक्स एन डी एक्स का पावर एन माइनस थ्री एंड सो ऑन। आगे जाते जाते क्या हो गया है, ये जो भी मेरा यहाँ पे है एक्स का पावर जीरो। तो ये जितनी भी चीजें दिख रही है ना, इन सबको हम क्या कहेंगे, टर्म्स कहेंगे, पद कहेंगे, ठीक है। इनको हम क्या कहेंगे, पद कहेंगे, टर्म्स। तो अगर इनमें पूछा जाए कितने पद हैं, तो देखो लाइक अगर ये पीछे से देखो जीरो से शुरू हो रहा है और एन तक जा रहा है, यानी टोटल इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो एन प्लस वन टर्म है। इसमें कितने टर्म है, एन प्लस वन टर्म है। अगर ये केवल एक एन से शुरू हुआ होता, एक तक रुक जाता, तो एक टर्म, जैसे कि देखो मान लो ये जीरो से काउंटिंग स्टार्ट हो रहा है ना, और मान लो 10 तक, 5 तक जा रहा है, तो एक दो तीन चार पाँच, तो इसमें 6 हो गए ना, यानी एक ज्यादा है, यानी एन तक तो जा रहा है लेकिन जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो एक ज्यादा यानी एन प्लस वन टर्म्स होगा, ठीक है। आई होप ये भी बात समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ पे दूसरी बात, हाँ, यहाँ पे ये जो भी तुमको दिख रहा है ना, ए बी सी, अगर मैं बात करूँ ए का, तो ये क्या है, तो ये x के पावर n का गुणांक है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ b का, तो ये क्या है, तो x के पावर n माइनस वन का गुणांक है। अगर मैं बात करूँ c का, तो ये x के पावर n माइनस टू का क्या है, गुणांक है ना। तो वैसे ही एंड सो ऑन हम आगे बात ये बोल सकते हैं। आई होप ये बात सारा समझ में आया होगा। अगर वैसा ही बात करूं मैं इसका, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होगा ही, तो ये किसका गुणांक है, तो ये x के पावर जीरो का गुणांक है। क्लियर, ये कांस्टेंट टर्म। अब ये जो भी हमारे पास a b c d एंड ये जो भी सारे मेरे पास होंगे ना, ये सभी के सभी क्या होंगे, याद रखना ये रियल नंबर्स होंगे। एंड दूसरा बात ये भी मान के चलना है, जब भी हम पॉलिनोमियल बनाएंगे ना, तो इस a को हम जीरो नहीं करेंगे, यानी x के पावर n का जो कोएफिशिएंट है ना, उसको हम जीरो नहीं करने वाले हैं, ठीक है। दूसरा बात कि जो भी हमारे पास घात होगा ना, वो एक तो फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, यानी भिन्न नहीं हो सकता है, फ्रैक्शन भिन्न नहीं हो सकता है। दूसरा बात, वो ऋणात्मक यानी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है, ऋणात्मक
मीन्स कि वो नेगेटिव नहीं हो सकता है। ये दोनों बात याद रखना है, नहीं हो सकता है, नहीं होता है, यानी जो घात होता है वो भिन्न में नहीं हो सकता है, और जो ये ऋणात्मक नहीं हो सकता, बाकी वो पॉजिटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। यानी घात केवल क्या होगा, तो घात जीरो और पॉजिटिव हो सकता है, घात केवल जीरो यानी शून्य और पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आया होगा। डन। अब देखो, अगर मैं बात करूं कि जो भी मैंने बोला था यहाँ पे अगर कि यू है लाइक कुछ और है, तो उसके लिए हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखो, अगर मान लो मेरे पास एक पॉलिनोमियल है पी, ये क्या डिनोट कर रहा है, बहुपद को बता रहा है। यहाँ पे पी क्या बता रहा है, तो बहुपद को बता रहा है। अगर मैं यहाँ पे x ले रहा हूँ, तो इसका कहने का मतलब ये है कि मैं जो भी पॉलिनोमियल बनाऊंगा उसमें एक ही चर हो सकता है, और वो क्या, तो ये x, जैसे कि मान लो यहाँ पे हो गया 3x + 5, तो ये एक पॉलिनोमियल, इसमें वेरिएबल क्या है, x है। अब मान लो मेरे पास q, यहाँ पे r है, यानी अब ये q उसको क्या डिनोट कर रहा है, कि बहुपद को तो डिनोट कर रहा है, बट इसमें जो चर काम करेगा वो क्या करेगा, x। यानी अगर मैं कोई और चर को लाता हूँ तो मैंने पॉलिनोमियल गलत बनाया है। यानी मान लो r² प्लस में 5r प्लस में 6, कुछ इस तरीके का। ठीक है, मान लो अब दूसरा मैं लिखूं कोई f(q), यानी अब जो भी मैं पॉलिनोमियल बनाऊंगा उसमें चर क्या होगा, तो q होगा, q² प्लस में 6q प्लस में 7, कुछ इस तरीके का। तो आई होप ये बात भी समझ में आया होगा। आई गेस मैंने जैसे कि देखो, मान लो कि तुम्हारे पास है p ऑफ x, अगर कभी ऐसा दिया है x माइनस का 2 प्लस में 1/3x², तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि घात क्या हो गया, नेगेटिव में हो गया। बट अगर मान लो p ऑफ q ऐसे दिया है कि q² प्लस में √3x आई मीन q और प्लस में 8, तो हमारा ये एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्योंकि इसमें देखो, अब इस पे चौंकना नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बोला है ये जो भी होंगे वो क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, और ये √3 जो होता है वो बिलोंग करता है रियल नंबर से। ठीक है, तो इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो आई होप ये भी बात समझ में आया है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है। चलो, तो देखो, आगे जो है ना, आगे जो है वो है हमारे पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो मैं थोड़े से दो चीजों पे बात कर लेता हूँ। दूसरा जो हमारा चीज है ना, जो हमारा दूसरा जो चीज है वो है एक तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास क्या है, कांस्टेंट, सॉरी, सबसे पहला जो मेरे पास बात है वो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, यानी कि अचर बहुपद। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अचर बहुपद। ठीक है, अचर बहुपद। तो अचर बहुपद क्या होता है, अचर बहुपद का मतलब ये होता है, जो हमने लास्ट वाला टर्म देखा ना, अचर बहुपद देखो क्या होता है, तो ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसका घात क्या हो, ऐसा बहुपद जिसकी घात क्या हो, जिसकी घात शून्य हो। तो एक ऐसा बहुपद जिसकी घात क्या हो, शून्य हो, उसे हम क्या कहते हैं, तो अचर बहुपद कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, अचर बहुपद कहते हैं। तो देखो, इसको हम अच्छे से देख लेते हैं कि अचर बहुपद क्या होता है। मान लो मेरे पास एक p ऑफ x है, 3x⁻0 प्लस में 5, तो ये एक अचर बहुपद हो जाएगा। क्योंकि अचर बहुपद कहने का मतलब ये है कि वो चेंज ना हो, जो एक बेसिकली एक नंबर को हम क्या बोल देंगे, अचर बहुपद बोल देंगे, जिसका घात 0 हो। तो अगर मैं चाहूँ एक p ऑफ x लिखने का, अगर मैं 10 लिखूँ तो ये भी क्या है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आया होगा कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल हमेशा एक ही चीज ढूंढना है, कि वो क्या हो, उसका जो घात हो वो क्या हो, 0 हो, यानी एक नंबर हो। अगर घात 0 हो गया तो अल्टीमेटली वो क्या बन गया, एक नंबर बन गया। अगर मान लो मैं लिखूँ आर ऑफ एस, ये मान लो मेरे पास लिखा हुआ है 3x⁻0 प्लस 1/2, तो ये भी क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। आई होप ये बात समझ में आया होगा। अब हम आते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बाद से जीरो पॉलिनोमियल पे। ठीक है, किस पे, जीरो पॉलिनोमियल पे। अगर बात कर लिया जाए जीरो पॉलिनोमियल पे, तो ये जीरो पॉलिनोमियल मतलब शून्य बहुपद। शून्य बहुपद कहने का मतलब क्या है, वो जीरो को हम लोग शून्य बहुपद कहते हैं। ठीक है, हम लोग जीरो को क्या बोलेंगे, शून्य बहुपद बोलेंगे, शून्य बहुपद। अब शून्य बहुपद का देखो, अगर तुमसे कोई पूछे कि अचर बहुपद का घात क्या होता है, तो 0 होता है। लेकिन अगर मैं बात कर लूँ शून्य बहुपद का, तो शून्य बहुपद को हम लोग दिखाते किससे हैं, तो वो 0 से ही दिखाते हैं। यानी शून्य बहुपद, शून्य को ही हम लोग शून्य बहुपद कहते हैं, शून्य को ही
को ही शून्य बहुपद कहते हैं, ठीक है। यानी p ऑफ x जो भी मेरा होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये मेरा एक शून्य बहुपद है। अगर मैं देखूँ दूसरा q ऑफ x, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 0 x का पावर 32, तो देखो ये अल्टीमेटली क्या बनेगा, 0 ही बनेगा, तो ये भी एक बहुपद हो जाएगा, शून्य बहुपद। तो इस तरीके से देखो, अगर मैंने p ऑफ x 0 लिखा है तो मैं यहाँ पे x का पावर तो कुछ भी कर सकता हूँ, x का पावर 10, 20, 30, 50, 60, 80, 100, यानी वो डिफाइंड ही नहीं कर पा रहा हूँ कि 0 बहुपद का घात क्या होगा, है ना। मैं उसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर दूं वो सब से मतलब 0 ही आएगा, जैसे कि 0 इंटू 32 कर दूं तो ये भी 0 ही है, 0 इंटू एक्स का पावर 5 कर दूं ये भी 0 ही है, 0 इंटू एक्स का पावर 9 कर दूं ये भी 0 ही है, 0 इंटू एक्स का पावर 12 कर दूं ये भी 0 ही है। लेकिन इन सब में ऐसा नहीं था, अगर याद करो हमने कल देखा था यहाँ पे ये वाली चीज है, अगर हमने इनमें किसी का भी चेंज किया तो वो अलग घात वाला बहुपद बन जाएगा, बट जीरो पॉलिनोमियल के साथ वैसा नहीं है, तुम कुछ भी कर लो उसमें कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। यानी अगर मैं एक नॉर्मल सा यहाँ पे बात बोलूं, कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है कि शून्य बहुपद का घात डिफाइंड ही नहीं है, शून्य बहुपद का घात डिफाइंड ही नहीं है, शून्य बहुपद का जो घात है वो डिफाइंड नहीं, अपरिभाषित है। तो शून्य बहुपद का घात क्या होता है, अपरिभाषित होता है, शून्य बहुपद का घात अपरिभाषित होता है, ठीक है, शून्य बहुपद का घात अपरिभाषित होता है। क्लियर। तो ये था हमारा आज का टारगेट, हमने खत्म करा है। अब अगली बार जब हम मिलेंगे तो ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे, ग्राफ्स के बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, हर हमारे पास जो भी, क्योंकि हमारा जो फोकस रहने वाला है वो किस पे रहने वाला है, क्लास 10th के चैप्टर में हमारा फोकस इसी पे है, हमारा यही वाला फोकस है, ठीक है। तो हमने बेसिक बेसिक चीज़ों को आज और कवर कर लिया अच्छे से। अब जो भी हम पढ़ने वाले हैं वो अगले लेक्चर में ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए नोट्स बनाओ, रिवाइज करते रहो, अच्छे से लेक्चर्स देखो, अगर एक बार में समझ नहीं आया तो दूसरी बार चला करके देखो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहे, बाकी ऑल द बेस्ट।